आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीप सीक का एक नया रिसर्च पेपर आया है और कमाल का पेपर है। डीप सीक ने इस रिसर्च पेपर में एड्रेस किया गया है, जब हम मॉडल को स्केल करते हैं तो स्केल करते हुए हमारे मॉडल को बहुत इश्यूज आते हैं। यानी उसके लिए बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है डीप सीक MHC, मीन डीप सीक मैनिफोल्ड हाइपर कनेक्शंस। डीप सीक मैनिफोल्ड हाइपर कनेक्शंस क्या हैं जो हैं, ये बेसिकली रेसिडुअल कनेक्शन को इम्प्रूव किया गया है। रेसिडुअल कनेक्शंस क्या हैं? तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। पास में 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली रेसनेट के नाम से कंप्यूटर विज़न का CNN का ही एक फ्लेवर आर्किटेक्चर उन्होंने बेसिकली डेवलप किया था। तो और उसके अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक रेसिडुअल कनेक्शन दिया था। और ये क्यों दिया है और ये क्या है, मैं ज़रा इसकी भी मज़ीद हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ। सर डेटा सेट के अंदर 1000 क्लासेस का डेटा सेट है। टफ हो जाता है, इवन ह्यूमन्स के लिए भी टफ हो जाता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग डेटा सेट है। रेसिडुअल नेट जो है, इसका ये मॉडल तो नॉर्मल ही रहा, बट इस मॉडल के आर्किटेक्चर के अंदर जो इन्होंने एक रेसिडुअल कनेक्शन दिखाया था, रेसनेट का जो कनेक्शन था, बेसिकली वो गेम चेंजिंग था। बड़ा आर्किटेक्चर चाहिए था जो इमेज नेट के अंदर ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे पाए और बेंचमार्किंग में अच्छे रिज़ल्ट ले पाए। तो उसके लिए जब वो अपनी लेयर्स को बढ़ाते थे, मॉडल को स्केल करते थे, मॉडल का फिज़िकल आर्किटेक्चर बढ़ाते थे, तो उसमें हमें एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, जिसको हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट प्रॉब्लम। आपका कोई एक मैट्रिक्स इनस्टेबल है और फिर आप उसे किसी के साथ कर रहे हो तो इंस्टेबिलिटी की तरफ कॉज़ होती है और इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो बेसिकली जो डीप सीक है, उन्होंने बेसिकली क्रैक कर लिया बेसिकली वो चीज़। बेसिकली अब इस रिसर्च के बाद ये हो गया है कि आप जी बड़े से बड़े मॉडल बनाते जाएँ, मॉडल को स्केल करें, अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगी जो पहले आती थीं। असल क्रेडिट तो बेसिकली बायडांस को जाता है कि बेसिकली बायडांस ने पिछले 10 साल से जो एक रेसिडुअल कनेक्शन आ रहा था, लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, उसे इग्नोर करके बाकी चीज़ों पे लगे हुए थे, उनको इम्प्रूव करने। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीप सीक का एक नया रिसर्च पेपर आया है और कमाल का पेपर है। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो 2025 का एंड था, जो दिसंबर था, वो वी जैपा जो कि मेटा की तरफ से, यॉन लुकिंग की तरफ से जो मॉडल आया था, तो कमाल मॉडल था वो भी। और जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी में जो सबसे मज़ेदार और इम्प्रेसिव पेपर आया है, वो 2026 का, वो डीप सीक का बेसिकली जो करंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डीप सीक का ये रिसर्च आया है। और ये बेसिकली डीप सीक ने इस रिसर्च पेपर में एड्रेस किया गया है, जब हम मॉडल को स्केल करते हैं तो स्केल करते हुए हमारे मॉडल को बहुत इश्यूज आते हैं। यानी जब हम मॉडल को काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में लेके जाते हैं तो हमारे मॉडल्स को स्केलिंग करते हुए उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो अपसेट हो जाती है। उसके लिए बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है डीप सीक MHC, मीन डीप सीक मैनिफोल्ड हाइपर कनेक्शंस। डीप सीक मैनिफोल्ड हाइपर कनेक्शंस क्या हैं? बेसिकली डीप सीक मैनिफोल्ड हाइपर कनेक्शंस जो हैं, ये बेसिकली रेसिडुअल कनेक्शन को इम्प्रूव किया गया है। रेसिडुअल कनेक्शंस क्या हैं? तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। पास में 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली रेसनेट के नाम से कंप्यूटर विज़न का CNN का ही एक फ्लेवर आर्किटेक्चर उन्होंने बेसिकली डेवलप किया था, जिसका नाम बेसिकली रेसिडुअल नेटवर्क था और रेसनेट था। तो और उसके अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक रेसिडुअल कनेक्शन दिया था। और ये क्यों दिया है और ये क्या है, मैं ज़रा इसकी भी मज़ीद हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ना हमारे पास जो कंप्यूटर विज़न का एक इमेज नेट नाम का एक डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट है और वो इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर यूज़ होता है। और तो इमेज नेट जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग
कंप्यूटर वीएन की डोमेन का टास्क है कि उसमें आप क्लासिफिकेशन करें, लाइक कि आप बताएँ कि ये डॉग है, तो डॉग की कौन-सी ब्रीड है, ये व्हीकल है, ये कार है, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। तो तकरीबन उसके अंदर डेटा सेट के अंदर 1000 क्लासेस का डेटा सेट है और बहुत ह्यूज डेटा सेट है और उसके अंदर जो क्लासेस हैं 1000 क्लासेस है, उसमें कई क्लासेस ऐसी हैं जिनका आपस के अंदर सिमिलैरिटी स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब उसको डिफरेंशिएट करना कि ये कौन-सा है, लाइक हस्की डॉग में और उसकी किसी भी और वेरिएंट के अंदर इतनी माइनर चेंजिंग है, उनकी सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उनको परफेक्टली क्लासिफ़ाई करना टफ़ हो जाता है, इवन ह्यूमन्स के लिए भी टफ़ हो जाता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग डेटा सेट है इमेजनेट और शुरू से ही बेसिकली इसको इसके ऊपर क्लासिफ़िकेशन में मैक्सिमम स्कोर लेने की एक स्ट्रगल शुरू हो चुकी है और इनका हर साल कॉम्पिटिशन भी होता है और हर साल लोग इमेजनेट के लिए अपना मॉडल बनाकर लेके आते हैं। और हमने जेफरी हिल्टन की बात की थी, तो बेसिकली जेफरी हिल्टन भी ने भी बेसिकली एलेक्सनेट के नाम से उनका 2013 के अंदर जो है वो पेपर आया था और फिर उन्होंने भी बेसिकली इमेजनेट के ऊपर क्लासिफिकेशन अप्लाई की थी एलेक्सनेट के थ्रू। तो इवन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो जो एलेक्सनेट जो कि कंप्यूटर वीएन का और जेफरी हिल्टन का बड़ा एक टॉप पेपर कंसीडर होता है और बड़ी टॉप रिसर्च कंसीडर होती है। तो बेसिकली उसमें भी वो इमेजनेट के ऊपर 53 पॉइंट समथिंग, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, 50 के अराउंड अबाउट ही 53 या 56 के अराउंड अबाउट वो एक्यूरेसी ले पाए थे। तो यानी इतना बड़ा इमेज डेटा सेट का वो इमेजनेट का चैलेंज है। तो बेसिकली 2015 ने माइक्रोसॉफ्ट ने उसी इमेजनेट डेटा सेट के अंदर अपना रेसिडुअल जो नेट है, रेसनेट उसको इन शॉर्ट कहते हैं। तो रेसनेट के थ्रू उन्होंने इमेज कंपटीशन को जो है वो इमेजनेट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और विन भी किया था। तो रेज़िडुअल नेटवर्क कंप्यूटर वीएन में तो इतना ज़्यादा दोबारा कहीं मेजरली यूज़ नहीं हुआ इसका आर्किटेक्चर, मतलब रेज़नेट का आर्किटेक्चर जो है ना ये इमेजनेट के लिए आया था और इसने उस साल का अपना टॉप प्राइज़ भी विन किया था और इमेजनेट पे सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी भी दी थी। रेज़िडुअल नेट जो है इसका ये मॉडल तो नॉर्मल ही रहा, बट इस मॉडल के आर्किटेक्चर के अंदर जो इन्होंने एक रेज़िडुअल कनेक्शन दिखाया था, रेज़नेट का जो कनेक्शन था, बेसिकली वो गेम चेंजिंग था। रेज़िडुअल कनेक्शन हमारे आज तक मॉडल में इवन ट्रांसफ़ॉर्मर्स में भी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भी वो रेज़िडुअल कनेक्शन जो है, वो यूज़ हो रहा है। तो वो जो रेज़िडुअल कनेक्शन हमारा बेसिकली रेज़नेट में इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसका पर्पज़ क्या था? क्योंकि जिसे हमने देखा कि हमारा एक इमेज डेटा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है और जिस प्रॉब्लम में हम उसे इंटरैक्ट करने जा रहे थे, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो उसके लिए अब हमें कंप्यूटर वीएन के अंदर कन्वोल्यूशन लेयर्स को बढ़ाना था और बड़ा आर्किटेक्चर चाहिए था जो इमेजनेट के अंदर ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे पाए और बेंचमार्किंग में अच्छे रिज़ल्ट ले पाए। तो उसके लिए जब वो अपनी लेयर्स को बढ़ाते थे, मॉडल को स्केल करते थे, मॉडल का फिज़िकल आर्किटेक्चर बढ़ाते थे, तो उसमें हमें एक कॉमन प्रॉब्लम आता है जिसको हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट प्रॉब्लम। ग्रेडिएंट अभी लेमैन्स को ईज़ी समझाने के लिए वैसे तो ग्रेडिएंट काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस का एक कॉन्सेप्ट है, मैथ का, और ये हमारी प्रोग्रामिंग में और स्पेशली बैक प्रोपगेशन में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लें कि ये एक सिग्नल है जिससे हमारा मॉडल इम्प्रूव होता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर मैं इसकी ये शॉर्ट डेफिनिशन बता दूँ तो समझना आसान होगा। तो ग्रेडिएंट्स जब हमारा मॉडल को हम एक इनपुट देते हैं और मॉडल हमें आउटपुट देता है, तो ये हमारा फॉरवर्ड पास होता है। तो हम उस आउटपुट को हमारे पास जो ऑलरेडी पड़ी हुई लेबल आउटपुट होती है, उससे मैच करते हैं और यहाँ से हमारा एरर या लॉस निकलता है। फिर हम उस लॉस को, वो लॉस जिस वजह से आया होता है, उसको हम फिक्स करते हैं बैक प्रोपोगेट करते हुए मॉडल में जिस जगह से वो गलती हुई है उसे करेक्ट करते हैं और ये सारा प्रोसेस हम बेसिकली ग्रेडिएंट की हेल्प से कर रहे होते हैं। ग्रेडिएंट डिसेंट हम एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, बेसिकली उसके थ्रू हम रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं।
तो ज़ाहिर है इसको अगर डिटेल में समझने के लिए तो आपको डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसलिए लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपलेस्ट आप समझ लें कि ग्रेडिएंट वो सिग्नल्स हैं जो बेसिकली जहाँ एरर आया है उन पैरामीटर्स को करेक्ट करने के लिए नेटवर्क में हमारी सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं। तो आपने जब अपना मॉडल को आर्किटेक्चर को बड़ा करते गए तो उसमें हमें इश्यू ये आया कि उसमें जब हम बैक प्रोपोगेट करके उसको ट्रेनिंग करने लगते थे और ट्रेनिंग में उसके वेट्स को और पैरामीटर्स को एडजस्ट करने लगते थे, तो हमारे जो ग्रेडिएंट है या वो वैनिश हो जाते थे, वो सिग्नल बिल्कुल खत्म होते थे या वो एक्सप्लोड कर जाते थे, वो सिग्नल इतने हाई हो जाते थे कि वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी से बहुत बाहर निकल जाते थे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी जो हमारे मॉडल के को स्केल करने में, उसके आर्किटेक्चर को बड़ा करने में एक बहुत मेजर रीज़न थी कि आप जब भी उसको स्केल करते जाएँगे, बड़ा करते जाएँगे, मॉडल को बड़ा करते जाएँगे, लेयर्स बढ़ाते जाएँगे, तो उनके दरमियान जो ग्रेडिएंट्स हैं, वो वैनिश होना शुरू हो जाएँगे, सिग्नल वीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अपोज़िट भी हो सकता है, सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट एक मेजर फंडामेंटल इश्यू है, जब से डीप लर्निंग में आई है और इसके अंदर जब भी हम मॉडल को एक ख़ास हद से ज़्यादा स्केल करने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट फेस करनी पड़ती हैं। तो रेसिडुअल नेट में जो इन्होंने रेसिडुअल कनेक्शन बनाया था, इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो शैलो लेयर है, उसकी जो इनपुट है, उसे ले जाकर आप अपनी डीपर लेयर के अंदर दोबारा से देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके सिग्नल आगे वीक हो रहे होते हैं, तो वो थोड़े से फिर उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है और स्पेशली जब आप बैक प्रोपगेशन के में आते हैं और ग्रेडिएंट सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स देता है। एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप रेसिडुअल कनेक्शन यूज़ ही ना करो और आप 100 लेयर्स जो है वो लगा दो। तो उसमें जब आपका मॉडल की लेयर्स बढ़ती जाएँगी तो सिग्नल वीक होते जाएँगे और सिग्नल वीक हो जाएँगे तो आपका मॉडल ट्रेन नहीं होगा, अनस्टेबल रहेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली 2015 के अंदर रेज़नेट ने बेसिकली एक रेसिडुअल कनेक्शन दिए। जैसे मैंने कहा कि ये रेज़नेट के जो कनेक्शन है, ये बहुत पॉपुलर है। आज तक हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में और तकरीबन हर आर्किटेक्चर में अक्सर जहाँ भी हमारा मॉडल काफ़ी स्केल करने लग जाता है और हमें स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, तो हम रेसिडुअल कनेक्शंस को यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह की ये मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी के फंक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं रेज़नेट जो है। तो ये बेसिकली एक रेज़ोल्यूट कनेक्शन से 2015 से चल रहे थे और हमारे ट्रांसफ़ार्मर्स में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हर जगह ये यूज़ हो रहे थे। कि अभी 2025 के अंदर बेसिकली बाइटडांस नाम की कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, एआई में काफ़ी पॉपुलर है और टिकटॉक वगैरह की भी पेरेंट कंपनी है ये। तो बाइटडांस का बेसिकली जो उनकी एआई टीम है, उनका एक रिसर्च पेपर आया और 2025 में उन्होंने बेसिकली हाइपर कनेक्शंस जो हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो हाइपर कनेक्शंस क्या है? हाइपर कनेक्शन बेसिकली वही रेसिडुअल कनेक्शन ही है, जो हम एक शैलो लेयर से निकाल के अपनी टॉप लेयर के अंदर कनेक्ट कर देते थे, जिससे जो उस मॉडल के अंदर भी वो इनपुट मॉडल से प्रोसेस होती हुई भी जा रही है और उस लेयर की इनपुट फिर आगे जाकर टॉप पर उस आपकी उस मेन ब्लॉक की आउटपुट के साथ अटैच हो जाती है। तो एक इनपुट उस ब्लॉक के अंदर से प्रोसेस होके आई और एक इनपुट आपने बारों-बार उसकी आगे आउटपुट के साथ अटैच कर दी ताकि अगले ब्लॉक के लिए आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। तो ये जो आप रेसिडुअल कनेक्शन लेके जाते थे, आप यूँ समझ लें कि आप एक मेन हाईवे ले जाते थे। एक बड़ा पानी का पाइप ही आप ले गए, तो पूरी की पूरी इनपुट घुमाकर आपने अगले ब्लॉक के में इनपुट के तौर पर दे दी। तो बेसिकली ये रेसिडुअल कनेक्शन का एक वीक पॉइंट था। तो ये बाइटडांस कंपनी ने 2025 के पेपर में बेसिकली उसको एक बड़े पाइप को ले जाने के बजाय इन्होंने समझे कि छोटे-छोटे कई पाइप लगा दिए और साथ उसमें एक मोटर भी अटैच कर दी। तो ये बेसिकली आसान अल्फाज में ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो बेसिकली बाइटडांस ने जो हाइपर कनेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए, वो रेसिडुअल कनेक्शन से किस तरह मुख्तलिफ थे। रेसिडुअल कनेक्शन में आपकी एक मेन समझें हाईवे जा रहा है और या यूँ समझ लें एक मेन पाइप जा रहा है, जो कि आपने एक जगह से घुमाकर अगले ब्लॉक के अंदर ऐड कर दिया। तो मेन पाइप आप लेके गए और ऊपर वाली लेयर में ऐड कर दिया, नीचे वाली लेयर से जाकर। जबकि जो बाइट डांस ने किया, उन्होंने क्या किया
कि उनके रिसर्चर ने उस मेन स्ट्रीम को ब्रेक कर लिया, उस मेन पाइप को छोटे-छोटे पानी के पाइप्स में तक़सीम कर दिया और उसके साथ उन्होंने एक पंप भी लगा दिया। तो ये 2025 की रिसर्च पेपर था, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी उनको मिले, बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, जब इसको वाइड स्केल पर यूज़ करना शुरू किया। तो वहाँ सिंपली समझ लें कि जो पंप लगा हुआ था, वो पंप यही गड़बड़ कर देता था, कभी प्रेशर बहुत हाई कर देता था और कभी प्रेशर बहुत लो कर रहा था। और वही हमें फिर वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट प्रॉब्लम आने लग गया। तो डीप सीक ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने बेसिकली इन्हीं जो बाइटडांस का 2025 के पेपर में जो हाइपर कनेक्शन इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तो इन्होंने बेसिकली उसी को इम्प्रूव किया है और उसको उसके लिए इन्होंने बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ किया गया है, जिसे मैनीफोल्ड बोलते हैं। ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, तो आप अपने डेटा को उस ज्योमेट्रिकल शेप में उस मैथमेटिकल प्रोसेस के बाद कन्वर्ट कर लेते हो। बेसिकली हमारे पास तो इसमें सारे मैट्रिक्स जा रहे होते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और डॉट मैट्रिक्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो ये जो मैनीफोल्ड है, ये क्या करता है कि आपके मैट्रिक्स को इस तरह उसके डेटे को ऑर्गेनाइज़ करता है कि बेसिकली अगर आप उसे रो वाइज़ सम करो, तो उसका नेट टोटल 1 आएगा और कॉलम वाइज़ सम करो, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 1 आएगा। यानी आप जिस डायरेक्शन से उसे सम करो, उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। तो ये एक इंतहाई स्टेबल और एक मैट्रिक्स डेवलप हुआ। जब आप एक स्टेबल मैट्रिक्स को किसी और स्टेबल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो रिजल्टेंट स्टेबिलिटी ही आएगी। तो अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स इनस्टेबल है और फिर आप उसे किसी के साथ कर रहे हो, तो इंस्टेबिलिटी की तरफ कॉज़ होती है और इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो बेसिकली जो डीप सीक है, उन्होंने बेसिकली क्रैक कर लिया बेसिकली वो चीज़, जैसे सिंपली कहना चाहिए कि जो हमारे हाइपर कनेक्शंस थे, बाइडांस ने जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, समझ लें वो अनकंस्ट्रेंट थे, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं थी। जो डीप सीक ने किया है, बेसिकली इन्होंने उसे कंस्ट्रेंट कर दिया है और वो जो कंस्ट्रेंट है, वो बेसिकली मैनीफोल्ड कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से जो हमारे मॉडल के जो ये डेटा इसमें से कनेक्शन से गुज़रता है, वो एक इंतहाई ऑर्गेनाइज़ फॉर्मेट में होता है मैट्रिसेस, और जब उनके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो इंतहाई ऑर्गेनाइज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे थ्रू आउट स्टेबिलिटी रहती है। तो जो वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट प्रॉब्लम था, वो बड़े वेल तरीके से हैंडल हो जाता है। तो बेसिकली अब इस रिसर्च के बाद ये हो गया है कि आप बड़े से बड़े मॉडल बनाते जाएँ, मॉडल को स्केल करें, अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगी जो पहले आती थी, कि आप मॉडल स्केल करते ही आपके सिग्नल वीक होने लग जाते थे, वैनिशिंग ग्रेडिएंट, एक्सप्लोडेड ग्रेडिएंट प्रॉब्लम्स आने लग जाते थे। तो इस रिसर्च ने अब आपको ये पावरफुल कर दिया है कि आप जितना बड़ा मर्ज़ी मॉडल को जितना मर्ज़ी स्केल करते जाएँ, अब ट्रेनिंग के दौरान आपको जो इंस्टेबिलिटी फ़ील करनी पड़ती थी, और वो अब नहीं होगी, अब वो काफ़ी स्टेबल होगा। तो ये मेजर ब्रेक थ्रू है, जो कि बेसिकली आर्किटेक्चर लेवल पे किया गया है। हैं तो वही के वही आर्किटेक्चर लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बट एक बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग की गई है। असल क्रेडिट तो बेसिकली बाइटडांस को जाता है, कि बेसिकली बाइटडांस ने पिछले 10 साल से जो एक रेसिडुअल कनेक्शन आ रहा था, लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, उसे इग्नोर करके बाकी चीज़ों पे लगे हुए थे, उनको इम्प्रूव करने। तो बाइटडांस ने बहुत अच्छी साइट सेलेक्ट की और उन्होंने बेसिकली रेसिडुअल कनेक्शन को इम्प्रूव किया, और डीप सीक ने क्या किया कि उसी इम्प्रूव्ड आइडिया को उठाकर उसे जिसे है कि क्लासिक लेवल की फिनिशिंग पे एंड किया है। तो अब इसके बाद लार्ज स्केल मॉडल्स और मॉडल स्केलिंग और ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी का जो रिलेशन था, वो टूट चुका है। अब आप मॉडल स्केल करें विद स्टेबल ट्रेनिंग। तो ये बेसिकली डीप सीक मैनीफोल्ड हाइपर कनेक्शंस का काम है, और ये बेसिकली डीप सीक जैसे जब से ये आए हैं, ये इतने अमेजिंग रिसर्च करते हैं कि हर बार दुनिया हैरान हो जाती है और ये डिस्कशन में आते हैं। तो ये कमाल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और कमाल तरीके से वो चीज़ों को प्ले कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया इस पेपर को पढ़ के, इस रिसर्च को देख के। तो 2026 का आगाज़ जो है, वो मैनीफोल्ड हाइपर कनेक्शन के साथ। वैसे तो और भी बहुत पेपर पब्लिश हुए हैं, बट मैं उन पेपर को कंसीडर करता हूँ जो वाक़ई
रिसर्च के अंदर उन्होंने और दुनिया की नॉलेज के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया हुआ होता है। वैसे तो हर रोज़ दर्जनों के हिसाब से पेपर छप रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, बट डीप सीक का ये बहुत जब से भी जितने भी इनकी रिसर्च आती है, तो ये वाक़ई एक बड़े जेन्युइन लेवल पर और बड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ और बड़ी क्लासिक सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो खैर 2026 का ये पेपर एन्जॉय करें। इंशाल्लाह इस तरह के और रिसर्च आपके साथ शेयर करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।